सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी चले है, ठीक है। सो मैं आज आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ छोटा सा सेशन, ठीक है, शिक्षण निगम के सिद्धांत। सो प्लीज़ ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आपका बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अथवा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण समझिए, ठीक है। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, बट आंसर यही होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, ठीक है। बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में पेड़ का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, ठीक है। अगर शिक्षक ने बच्चे के सामने क्या बोला, पेड़ के ऊपर बात की, ठीक है, डिस्कस किया, तो बच्चे के माइंड में क्या एक पेड़ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग जो होती है एक बच्चे की, वो बिल्कुल ट्री के उसमें जाती है, ठीक है। वो पेड़ के बारे में सोचने लगता है। शिक्षक बालक को इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि पेड़ होता है, ठीक है, फिर उसके छोटे छोटे जितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में उसको समझाता है, ठीक है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, व्याख्यान परिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विधि किस स्तर की कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान का वो आया है, तो ये छोटे बच्चों के लिए तो बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है लेक्चरार कॉलेज में ज़्यादा वो होती है, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रधानता दी जाती है व्याख्यान को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे व्याख्यान परिविधि का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि निर्देशन की सबसे पुरानी विधि, ठीक है, जो सबसे पुरानी विधि होती है वो पहले हम कौन सी चलाते थे, ठीक है। तो कौन सी होती है सबसे पुरानी विधि, व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है, बिल्कुल। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते, उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना भी आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो लेक्चरर कॉलेज होते हैं उनमें बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको छोटे टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, उनको पूरा व्याख्यान देना पड़ता है एक टीचर को, ठीक है। तो व्याख्यान से आशय है शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण कर देना, ठीक है, अर्थात विषय वस्तु का गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना, ठीक है। जैसा किसी भी टॉपिक पे हमने बात किया, ठीक है, सो उस टॉपिक को बिल्कुल पूरी गहराई तक, ठीक है, डीपली उसको समझाना, ठीक है, इसको हम लेक्चर बोलते हैं, ठीक है, व्याख्यान बोलते हैं। शिक्षा शास्त्री व्याख्यान विधि को परंपरागत एक मार्गीय तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। व्याख्यान विधि की उपयोगिता, ठीक है, तो व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो व्याख्यान विधि होती है वो किस लेवल के लिए बेटर होती है, तो किसके लिए होती है, वो उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो कैसे भी पूछ ले जाए आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से आशय देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, ठीक है, जो ओल्ड था हमारा, ठीक है, जो ओल्ड काल था हमारा उसमें क्या होती थी, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, जैसे शिक्षक चाहता था वैसे शिक्षा देता था अपनी मर्जी से, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर अधिक महत्व दिया जाता था, बिल्कुल, किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा, किसके, मनोविज्ञान के प्रवेश से, ठीक है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। तो देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होती है। फर्स्ट है हमारा, इस शिक्षण में
शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है, क्या होता है? बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, अक्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे भी स्टूडेंट्स का वो होगा ना मन, तो ऐसे ही शिक्षक अपना क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को। सेकंड फिर देखते हैं यहाँ पे, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। ठीक है, बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, बालक को वर्क देते हैं करने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आप इसको कर लोगे। ठीक है, उससे क्या होता है? जो बच्चा होता है उससे बहुत ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, जिसमें बालक प्रधान होता है, केंद्र पर जो होता है वो बालक होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है? सार्थक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखते हैं। अध्यापक की मुख मुद्रा, ठीक है, नयन मुद्रा या संकेत। ठीक है, सिर हिलाना सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत है। भावना को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना हाव भाव। ठीक है, हर्ष विषाद के भाव को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कोई टॉपिक लिया, ठीक है, और जिस हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक में जिस भी लेवल की बात चल रही है, उसी लेवल से एक शिक्षक को पूरे हाव भाव के साथ में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अपने हाथ वगैरह, ठीक है, अपना सिर, ठीक है, अपनी मुख मुद्रा, ठीक है, अपने नयन, ठीक है, हर चीज़ों का ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है? बेनिफिट मिलता है बहुत ही विद्यार्थियों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर, पुनर्बलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता रेखांकित कीजिए। देखते हैं, पुनर्बलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझते हैं कि पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है? जब कोई बालक किसी कार्य को करने में संकोच उत्पन्न करता है, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए शिक्षक ने कौन सी विधि अपनाई? पुनर्बलन की विधि अपनाई। ठीक है, उसे तो इसको बोलते हैं पुनर्बलन विधि। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो पुनर्बलन होता है वो उसके टू टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सकारात्मक या फिर धनात्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा नकारात्मक या फिर ऋणात्मक। ठीक है, तो जो होता है सकारात्मक, ठीक है, वो क्या होता है? सकारात्मक होता है सुखद व आनंदवादी। ठीक है, जिसमें बच्चे को पूरी खुशी या फिर आनंद आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम। उसमें क्या होता है? जिसमें कि किसी बच्चे का अच्छा व्यवहार रहता है, ठीक है, या फिर अच्छे ग्रेड से वो पास होता है, तो उसको टीचर क्या देते हैं? पुरस्कार, या ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा नकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक से आप ये बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है कि उसमें निगेटिव नहीं, नकारात्मक का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसमें कि जब बच्चे को कोई मुश्किल होती है, ठीक है, जब बच्चा घबराया हुआ होता है, ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन से शिक्षक क्या करता है? उसकी परिस्थिति को, उसकी दुखद को समझते हुए, ठीक है, अच्छे प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम पुनर्बलन। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती है। बिल्कुल, इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। ठीक है, जो उसका बुरा वो होता है व्यवहार, उसको क्या कर देता है? दूर कर देता है। जो अच्छा व्यवहार होता है उसको वो अपनाता है। ठीक है, पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। पुनर्बलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, सो आपकी समझ आया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर, उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत की सामग्री से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अथवा उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये।
बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है, तथा जो बेकार की वस्तुओं की श्रेणी में आ जाती है। शिक्षक को चाहिए ऐसी ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे उनमें सृजनात्मक विकास होगा, ठीक है। तो समझते हैं थोड़ा क्या होता है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, TLM, ठीक है। इसको बोलते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बताया, और हाँ, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो होता है श्रव्य सामग्री, सुना होगा आपने, ठीक है। सेकंड होता है दृश्य सामग्री, और थर्ड होता है हमारा श्रव्य और दृश्य, इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों सामग्री होती है, ठीक है। तो जो हमारा श्रव्य सामग्री, ठीक है, इसके नाम से ही क्या हो रही है, थोड़ा पहचान हो रही है कि श्रव्य सुनना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जैसे रेडियो से हम कुछ चीज़ सुनते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑडियो से सुनकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो पोजीशन होती है वो होती है हमारी दृश्य सामग्री, ठीक है। तो दृश्य सामग्री क्या होती है, जिसको हम दृश्य देखकर, ठीक है, देखकर हम किसी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या आ जाता है इसमें, श्यामपट्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न आ जाता है, जैसे मानचित्र आ जाता है, ठीक है, उसको देखकर, ठीक है, अगर हम उसको कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो हम अगर उसमें मानचित्र में देख लेना तो वो बिल्कुल हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो लास्ट होती है वो होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है, सुनना भी और देखना भी, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, उसमें हम देख भी सकते हैं, सी भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, उसको हम सुन भी रहे हैं, ठीक है। और फिर सेकंड मोबाइल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि सबके पास है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताइए, ठीक है। तो देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण को, समझते हैं क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, ठीक है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण केवल, ठीक है, केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों हेतु है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बनता है इससे कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो किस लेवल के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, किस क्लास के लिए होता है। तो किसके लिए आपका आंसर रहेगा, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है, किसमें, सिर्फ ओनली क्या होगा, भाषा और गणित, मैथ्स, ठीक है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है, ठीक है। योकम व सिम्पसन के अनुसार, ठीक है, इनके वो देखते हैं विचार क्या है इन्होंने जो यहाँ पे दिए हैं। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता प्रदान करे, ठीक है। ये इनके विचार हैं। अब देखते हैं यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, ठीक है, कौन कौन सी होती है। बच्चों की समस्या को जानकर उनका निराकरण करने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षण विधि, ठीक है। सेकंड, समूह शिक्षण, ठीक है, समूह में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, बहुत बेनिफिट होती है। थर्ड है हमारा साधारण अभ्यास कार्य, लिखित या मौखिक, ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में बच्चे को शिक्षा देना, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, हार्ड वर्क से। फिर है हमारा विशिष्ट अभ्यास कार्य, ठीक है, अभ्यास कार्य दिया जाए जिससे कि उसको क्या होता है इसमें सृजनात्मकता उत्पन्न होती है कि स्टूडेंट्स में, ठीक है। फिर होता है हमारा पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य, ठीक है, उसको गृह कार्य भी, होमवर्क भी दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा उसको करे, ठीक है, और समझे और घर जाके भी उसको करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ है। तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा, इससे छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है, ठीक है। इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है, बिल्कुल।
इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, सो ये थे आपका आज छोटा सा सेशन। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको जो कि मैं आज यहाँ पे लेके आई थी। ठीक है, सो